स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में उपस्थित प्रदेश के परिवहन मंत्री माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण श्री नंद गोपाल नंदी जी, मोहसिन रजा जी, माननीय विधायकगण श्री सुरेश श्रीवास्तव जी, श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अध्यक्ष, प्रमुख सचिव परिवहन, आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक परिवहन विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया से जुड़े हुए सभी बंधुगण, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आज के इस कार्यक्रम में मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम एक नई दिशा की ओर बड़ी तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। ये परिवहन निगम जो एक समय रुग्ण हो चुका था और ये आशंकाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही थी कि लगता है कि परिवहन निगम का निजीकरण हो जाएगा, उन विपरीत परिस्थितियों से, उन चुनौतियों से जूझते हुए परिवहन निगम ने एक टीम भावना के साथ कार्य करते हुए अपने आप को वर्तमान की प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाते हुए एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का भी कार्य किया है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में तकनीक के साथ अपने आप को जोड़ नहीं सकते, अपने साधनों और अपनी सुविधाओं का आधुनिकीकरण नहीं कर सकते, तो फिर प्रतिस्पर्धा में कहीं हम टिक नहीं पाएंगे। परिवहन निगम ने इस बात को समझा और यही कारण है कि नई सरकार के गठन के बाद पूरे परिवहन निगम ने अपने मंत्री के साथ नेतृत्व में मिलकर के आमूलचूल परिवर्तन परिवहन विभाग और इस निगम का करने की ठानी है और उसके परिणाम भी हम सबके सामने आ रहे हैं। मैं इसके लिए परिवहन मंत्री और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई दूंगा और जनता की सेवा को और बेहतर करने के लिए कोटि कोटि साधुवाद भी दूंगा। सज्जनों, आज जो कार्यक्रम यहां पर आज मुख्य रूप से परिवहन निगम के द्वारा यहां पर आयोजित है, उसमें ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक है, सारथी भवन है, बस स्टेशनों का लोकार्पण का है, वाटर एटीएम का है, कुछ नए बस स्टेशनों का शिलान्यास का कार्यक्रम है और फ्री वाईफाई सुविधा विभिन्न बस स्टेशनों पर प्रदान करने से संबंधित है। ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक जो बरेली और कानपुर नगर में निर्मित है, इसका भी आज यहां पर लोकार्पण यहां से हम लोगों ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की सत्ता संभालते ही उन्होंने इस देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास के नाम पर एक मंत्रालय का गठन भी करवाया। ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग जो ट्रैक है, यह इस देश से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि अकेले उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर हम लोगों को 4 से 5 लाख
ट्रेन ड्राइवर चाहिए, लेकिन ट्रेन ड्राइवर न होने के नाते सड़क दुर्घटनाओं का जो रेट है सर्वाधिक अगर देश के अंदर देखने को मिल रहा है, तो इसका सबसे पहला कारण है कि देश के अंदर अनट्रेन्ड ड्राइवर, जिनको ट्रैफिक के नियमों की पूरी जानकारी नहीं है, वे लोग कोई खेत में, कोई कहीं स्टेशन पर या कहीं कोई बस खड़ा है, कोई उनके पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग न होने के नाते, ट्रैफिक के नियमों की भी प्रॉपर जानकारी न होने के नाते अक्सर ये दुर्घटनाएं होती हैं और नेशनल लॉस होता है जब जन और धन की हानि होती है, परिवार तबाह होते हैं, भारी क्षति होती है। इसके लिए आवश्यक है कि पहले चरण में 2 ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक जहां आज यहां पर लोकार्पित हो रहे हैं कानपुर और बरेली के लिए, वहीं साथ ही साथ हम लोगों का प्रयास है कि पहले चरण में हम प्रदेश के अंदर प्रत्येक कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर एक ड्राइविंग स्कूल का भी, जहां पर ड्राइविंग ट्रेनिंग के स्कूल को प्रारंभ करके कौशल विकास के क्षेत्र में जो युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ट्रैफिक के नियमों के साथ साथ सुरक्षित यातायात के बारे में पूरी जानकारी दे सकें। और उस दिशा यह उसका एक पहला पक्ष है जिसको आज यहां पर परिवहन निगम ने इन 4 महीनों के अंदर अपनी तैयारी के साथ इसको प्रारंभ आज करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए परिवहन विभाग को हृदय से साधुवाद दूंगा। साथ ही साथ यात्री सुविधा की दृष्टि से सारथी भवन का निर्माण गाजियाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी और मेरठ में, इन सब को भी आज यहां पर हम लोकार्पित करने जा रहे हैं। साथ साथ कुछ नए बस स्टेशन जिसमें मोदी नगर है, गाजियाबाद है, भैंसाली है जनपद मेरठ में, हसनपुर, जेपी नगर में, ये तमाम ऐसे बस स्टेशन हैं जिनका शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। और लोकार्पण के लिए भी बस स्टेशन बिजनौर, मैनपुरी, महोबा, शाहजहांपुर, मैनपुरी, करहल मैनपुरी, भोगांव मैनपुरी और महमूदाबाद, सीतापुर, ये स्टेशन हैं जिनके लोकार्पण, बस स्टेशनों के लोकार्पण की कार्रवाई यहां पर आज संपन्न हुई है। वाटर एटीएम की दृष्टि से भी 10 ऐसे जिसमें ₹1 प्रति लीटर, यानी 1 लीटर विशुद्ध जल अगर किसी एक वाटर एटीएम से प्राप्त हो जाए, मुझे लगता है किसी को भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। आप देखते होंगे कि जितने भी जो बोतल बंद पानी है, ₹15 से कम में कोई भी बोतल नहीं आती होगी। और अगर वही ₹1 में विशुद्ध जल कहीं प्राप्त हो जाए तो यात्रियों की बड़ी सुविधा उसमें हो सकती, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिसके पास पैसा है वह पैसा दे सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं वो कहां जाएगा। अगर उन लोगों के लिए सुविधा दी जा रही है तो इसमें वाराणसी बस स्टेशन है, इलाहाबाद बस स्टेशन है, गाजियाबाद बस स्टेशन है, मथुरा बस स्टेशन है, हरदोई बस स्टेशन है, आजमगढ़ बस स्टेशन है, मुरादाबाद, आगरा, इटावा, रामपुर, इन सभी में वाटर एटीएम और फ्री वाईफाई की सुविधा भी आज यहां पर उपलब्ध करा रहा है उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम। परिवहन निगम ने इसके लिए जो वाईफाई की फ्री सुविधा है, इसके लिए 66 जनपद मुख्यालयों के 75 बस स्टेशनों पर इस सुविधा को आज से प्रारंभ कर दिया है। कि पिछले 4 महीनों के दौरान जो प्रयास, जो मंथन उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में, परिवहन निगम के अंदर हुआ है, उसके परिणाम इस रूप में आपके सामने आ रहे हैं। सज्जनों, आज भी हम सबके सामने चुनौती है कि उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम को हम कैसे आत्मनिर्भर भी बनाएं और साथ साथ यह जनता की सुरक्षित यात्रा का एक बेहतर साधन भी बन सके। प्रतिवर्ष करोड़ों लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षित यात्रा एक चुनौती हम सबके लिए बनी हुई है। इस सुरक्षित यात्रा कैसे हो,
इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को यातायात के नियमों के बारे में सही जानकारी भी हो। ये ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक जो बनाए जा रहे हैं उसकी पहली कड़ी है, हम उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मैंने परिवहन निगम से इस बात के लिए कहा है कि क्या हम परिवहन निगम की बसेस में कार्य करने वाले जो ड्राइवर हैं, जो चालक हैं, परिचालक हैं, क्या हम उसको जवाबदेह बना पाएंगे? हम लोग देखते हैं एक प्राइवेट ऑपरेटर एक बस खरीदता है, वह उसके लिए लाभकारी हो जाती है। वो बस खरीदता है, एक बस से 4 साल 3 साल के बाद दूसरी बस खरीद लेता है। 2 बस हो गई, उसके बाद वह 2 साल के बाद एक और बस खरीद लेता है। अगर उसकी नीयत ठीक है तो उसका कारोबार बढ़ जाता है, बढ़ता है, बेहतर तरक्की करता है। लेकिन क्या कारण है कि परिवहन निगम उस रूप में तरक्की नहीं कर पा रहा है, हम उसके लिए जवाबदेह नहीं बना पा रहे हैं। कैसे ये हो सकता है कि हम अपने इस निगम में कार्य करने वाले कर्मचारियों को, अधिकारियों को बेहतर सुविधा तो दें, बेहतर सुविधा देने के साथ साथ ये सच है कि परिवहन निगम को हम लोग केवल एक व्यावसायिक संस्थान नहीं बना सकते, उसकी अपनी कुछ सामाजिक प्रतिबद्धताएं भी हैं। सरकार व्यवसाय नहीं कर सकती, व्यवसाय करने के उद्देश्य से सरकार किसी कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकती। कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं से अपने को अलग नहीं कर सकती, लेकिन उस सब के बावजूद हम उसमें बेहतर सुविधा और सुरक्षित यातायात, सुरक्षित यात्रा की गारंटी तो उस यात्री को दे ही सकते हैं, और ये हमें हमारी ड्यूटी का हिस्सा होना चाहिए। और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए क्या हम जवाबदेह बनाएंगे चालक को, परिचालक को, कि जिस बस में कोई यात्री यात्रा करे उस यात्री की पूरी सुरक्षा की गारंटी के साथ साथ उस यात्रा में बेहतर सुविधा भी उन यात्रियों को प्राप्त हो। इस दृष्टि से एक विशेष अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। क्या यह तय हो सकता है कि अगर कभी दुर्भाग्य से किसी चालक ने कहीं कोई शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन किया है तो परिचालक या उससे जुड़े हुए अन्य कर्मचारी उसको रोकें, उसको स्टेडिंग में न बैठने दें, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न करने दें, किसी भी प्रकार के उस सड़क सुरक्षा के लिए वह स्वयं खतरा न पैदा कर दे? क्या इसके लिए कोई व्यवस्था हम कर पाएंगे? और मुझे लगता है इस जवाबदेही के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम इसको इस व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ेंगे तो समस्याएं पैदा होंगी, एक संकट आएगा। मुझे लगता है कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, मुझे कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सड़क पे कोई छोटी बड़ी दुर्घटना न हो रही हो। हम लोगों ने तो इस दौरान बैठक भी की, मैंने एक बार पुलिस विभाग के साथ बैठक की, एक बार मैंने पूरे सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों की बैठक भी करके मैंने कहा भाई आखिर ये दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, ये केवल दुर्घटना केवल एक परिवार नहीं उजड़ रहा है, कुछ चंद लोग नहीं मर रहे हैं, ये बहुत भारी एक राष्ट्रीय क्षति भी है। हम इस क्षति को कैसे रोकें? इस क्षति को रोकने के लिए हम लोगों को कुछ प्रयास तो करने चाहिए, और उस प्रयास के क्रम में कुछ एक अभियान चला भी है। हम लोगों ने देखा होगा कि पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से एक अभियान प्रारंभ किया है, और वह अभियान है जिस के क्रम में हम लोगों ने पुलिस को इस बारे में कहा है कि ट्रैफिक के नियमों को लोग पालन करें। सुरक्षा एक चुनौती है। पता लगा ब्लू फिल्म लगा करके, ब्लैक फिल्म लगा करके लोग वाहन में चल रहे हैं, कौन जा रहा है पता नहीं। हम लोगों ने कहा इसको उतारने की तैयारी करनी चाहिए। लोग 4 व्हीलर में बैठकर जाते हैं तो 4 व्हीलर में बैठने के पहले कम से कम आगे वाली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति को तो अपनी बेल्ट बांध करके चले, सीट बेल्ट तो बांधे।
आप देखते होंगे, आप जहाज से यात्रा करते होंगे, उसमें बहुत ज्यादा जर्किंग नहीं, लेकिन फिर भी बेल्ट बांधने के लिए वहां से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी हैं वह इसके लिए बाध्य करते हैं कि नहीं, आप इसको बांधिए आप इसको, उसको बाध्यकारी कर दिया गया है। क्या हम इसमें नहीं कर सकते? हम बाइक से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, उसमें 2 ही सवारी चल सकती है, लेकिन पता लगता 2 या 3। एक दिन तो मैं देख रहा था, एक मोटरसाइकिल में 7 लोग थे। अब सोचिए, और पुलिस वाले ने जब रोका तो पुलिस वाले से तब भी उलझ रहे थे कि तुम्हारा क्या नुकसान कर रहे हैं। 7 लोग थे। वो पूरी मीडिया ने उसको कवर किया, मीडिया ने उसको दी थी, उस पूरी रिपोर्ट को देख रही है। मैं उसमें मुझे स्वयं हंसी आ रही थी कि ये एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में 7 लोग बैठे हुए हैं और तब भी वे पुलिस वाले से झगड़ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस से झगड़ रहे हैं। यह पुलिस अपने लिए नहीं, उस स्वयं उसकी सुरक्षा के लिए इस बारे में कहा जा रहा है। आप हेलमेट भी नहीं पहनेंगे, वो हेलमेट नहीं पहना हुआ था, हेलमेट उसने आगे मोटरसाइकिल पे आगे टांगा हुआ था। ऐसा नहीं कि जैसे ये हेलमेट उस मोटरसाइकिल के लिए बना हो। तो ये स्थितियां कभी कभी पैदा हो जाती हैं। ये नियम जो बनाए गए हैं, यह स्वयं मनुष्य की सुरक्षा के लिए, आम नागरिक की सुरक्षा के लिए। आप देखते होंगे, एक दिन यहीं पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के पास ओवरब्रिज में स्टंट करते हुए 3 बच्चों की मौत हुई थी। तीनों स्टंट करते हुए मर गए, परिवार को रोते हुए छोड़ गए। ये स्थितियां पैदा होती हैं, कौन इसको रोकेगा? और इसलिए सज्जनों, अगर समाज का हर व्यक्ति इन नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दे तो सड़क सुरक्षा के लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनका लाभ लेकर के हम लोग एक सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। और उस सुरक्षित यात्रा के लिए मुझे लगता है कि सड़क सुरक्षा के लिए बनाए गए उन नियमों का हम सबको पालन करना होगा। परिवहन निगम को इसके लिए बाध्यकारी इसको करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो उन नियमों को जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को सिखाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के लिए उसको बाध्यकारी करना पड़ेगा, उनको मनवाना पड़ेगा कि नहीं, आपकी सुरक्षा के कारण हम दूसरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और यह कार्य हम सबको इस अवसर पर करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है, परिवहन निगम इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। परिवहन निगम को इस दिशा में और बेहतर कार्य करने चाहिए। अच्छे अब बस स्टेशन बनने प्रारंभ हुए हैं, हमें व्यवस्था देनी चाहिए। अगर हम अपनी जिस बस में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं, वह बस यात्री की सुविधा के अनुसार बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पता लगता है रोडवेज की बसेज में कभी यात्रा करते हुए लोग सफाई नहीं करते, ग्लास टूटे हुए हैं तो टूटे हुए हैं, कोई उसको रिप्लेस नहीं करता, कोई उसमें किसी प्रकार का नहीं करता है। एक दिन परिवहन मंत्री स्वयं यात्रा कर रहे थे, पता लगा इमरजेंसी फाटक ही नहीं खुला। ये बाध्यकारी होना चाहिए परिवहन निगम के चालक और परिचालक के लिए। वह बस जिसमें बैठकर यात्रा कर रहा है, उस बस को तो उसको मंदिर जैसी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह बस उसको रोजगार दे रही है, उसको नौकरी दे रही है, उसको और उसके परिवार का सम्मान के साथ पालन करने में योगदान दे रही है। इसलिए पूजा उसकी पहले होनी चाहिए और उस रूप में उसकी स्वच्छता का, उसकी सुंदरता का, उसकी समय समय पर मरम्मत का, उसके हर एक उसको देख लेना चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई चालक और परिचालक के कार्य करने के समय निर्धारित होने चाहिए। 10 घंटा 12 घंटा इससे ज्यादा काम न करे। लंबी दूरी की यात्रा तय करनी है तो तय हो कि इतने किलोमीटर के बाद उसको रेस्ट लेना ही लेना है। हम उसके रेस्ट को अगर उसको नहीं देते हैं तो इसका मतलब इतने यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं हमें देनी पड़ेंगी और उस दिशा में एक नया प्रयास परिवहन विभाग ने प्रारंभ किया है। परिणाम सामने आएंगे। आने वाले समय में और भी अच्छे कार्य परिवहन विभाग के द्वारा होने हैं। उस दिशा में एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हो सकता है। मुझे लगता है कि आज इतनी सारी योजनाओं का
शिलान्यास भी हुआ है, लोकार्पण भी हुआ है और इतनी योजनाएं यहां पर परिवहन विभाग ने घोषित की हैं। मुझे लगता है एक ऐसा विभाग जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का कार्य कर सकता है, बेहतर कार्य कर सकता है, गांव और शहर को आपस में जोड़ने का कार्य कर सकता है और समाज को भी जोड़ने का कार्य कर सकता है। यानी इसमें न जाति का बंधन है, न मत और मजहब का बंधन है, न किसी भी प्रकार के छोटे बड़े का बंधन है। कोई भी इस प्रकार का नहीं। जो पहले आएगा वो पहले आके सीट भी पालेगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में सीट पानी पड़ेगी। तो इतनी अच्छी सुविधा और इतना अच्छा माध्यम है समाज को जोड़ने का, इसलिए परिवहन विभाग को और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। इसको और अच्छा किए जाने की आवश्यकता दिशा में हम सबको प्रयास करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तो जिम्मेदारी और ज्यादा इसलिए है कि 22 करोड़ जनता की सेवा के लिए उन्हें अपने को तैयार रखना है। आपके बस स्टेशन उस प्रकार के हों, ऐसा लगे कि जैसे ये मिनी एयरपोर्ट हो, उस प्रकार की सुविधा दीजिए, अच्छी सुविधा दीजिए। आवश्यकता पड़ती है पीपीपी मोड में उनको बेहतर सुविधा देने के लिए। यात्रियों को अगर कुछ देर रुकना पड़े तो वे जाकर के वहां पर जो आपका शॉपिंग मॉल बने उसमें टहल सकें, आवश्यक सामग्री खरीद सकें, मनोरंजन के साधन उनको वहां पर दे जाने की आवश्यकता है और भी बेहतर सुविधाएं देने की आवश्यकता है। सुरक्षा की व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है। कुछ सुविधाएं कुछ तो हमें करना पड़ेगा, तकनीक के साथ जोड़ना पड़ेगा। लोग पैसा देने में संकोच नहीं करेंगे, बशर्ते आपकी सुविधा उस लायक हो, बशर्ते आप सुरक्षा की गारंटी दें। और जैसे कि हमारे परिवहन मंत्री बता रहे थे, बदायूं से उन्होंने बस सेवा शुरू की, शामली से शुरू की। आप सोचिए कि शामली से आने वाला व्यक्ति लखनऊ बस सेवा से आना चाहता है, क्योंकि शामली से लखनऊ सीधे ट्रेन की सुविधा से नहीं जुड़ा है, उसकी कोई एयर कनेक्टिविटी लखनऊ के लिए नहीं है, बस से उसको आना है। राजधानी लखनऊ है या इलाहाबाद उसको जाना है हाई कोर्ट के किसी कार्य से, उसके लिए वो सुविधा। और मुझे लगता है हर बस जनपद मुख्यालय को लखनऊ राजधानी से जोड़ने, तहसील मुख्यालयों को राजधानी से जोड़ने, ब्लॉक मुख्यालयों को जनपदों से जोड़ने का क्रम हम लोगों को इस बार किसी भी सूरत में पूरा करना होगा। दूसरे चरण में हम लोग न्याय पंचायत मुख्यालयों को जनपद मुख्यालयों से जोड़ें और चौथे चरण में हम लोग गांव-गांव को जनपद मुख्यालयों से जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ करें। मैं मानता हूं परिवहन निगम अकेले इस कार्य को नहीं कर सकता। इसके लिए परिवहन निगम को अनुबंधित बसेज की सेवाएं भी लेनी पड़ेंगी, निजी ऑपरेटर की सेवाएं भी लेनी पड़ेंगी, अन्य क्षेत्र में कार्य करने वाले उन लोगों की सेवाओं को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। और इस दिशा में प्रदेश सरकार भी उनका सहयोग करेगी, उनके साथ खड़ी होगी सहयोग करने के लिए। इस अभियान को एक नई गति दे जाने की आवश्यकता है। आज भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इतनी असुरक्षित यात्रा है ग्रामीण क्षेत्र में, आप देखते होंगे गांव में लोग बस के छत के ऊपर बैठ करके जाते हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो जुगाड़ में बैठ के जाते हैं। वो ऐसी कैसा, यानी वो पता नहीं काहे का इंजन होता है, उसी इंजन में बैठ करके लोग लटके होते हैं, कोई इधर कोई उधर लटका होता है। कितना असुरक्षित है। थोड़ा भी तेजी के साथ ब्रेक मार दे, न जाने कितने लोग नीचे गिर जाए। पश्चिमी उत्तर यानी जो राष्ट्रीय राजधानी के सबसे नजदीक है, वहां पर आप बागपत में चले जाइए, गाजियाबाद, मेरठ, बिजनौर, उसके आसपास के क्षेत्रों में आप जाइए, गांवों में थोड़ा जाइए, कैसा दृश्य है। कैसे हम वहां पर अच्छी बस की सेवा दे सकें जिससे असुरक्षित यात्रा से जनहानि को, धनहानि को रोक करके राष्ट्र की एक अपूर्णीय क्षति को रोक सकें। इस दिशा में हमें नए सिरे से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यह अच्छा होगा। परिवहन विभाग ने अच्छा कार्य प्रारंभ किया है। आने वाले समय में और अच्छे कार्य की हम लोग अपेक्षा करेंगे।
मुझे प्रसन्नता है कि जहां इन सब कार्यों को यहां पर हम लोग आज लोकार्पण भी कर रहे हैं, शिलान्यास भी कर रहे हैं, वही साथ साथ परिवहन विभाग ने यह भी तय किया है कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र बंधन का कार्यक्रम आने जा रहा है और पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार यह निर्णय लेने जा रही है कि रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों के लिए विशेष उपहार के लिए 6 अगस्त में रात्रि 12 बजे से और 7 अगस्त को रात्रि 12 बजे तक सभी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए यात्रा परिवहन निगम की बसेस में एकदम मुफ्त होगी। आप सबको मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने प्यार भरे उद्बोधन से हम सभी को अंकित कर रहे थे। तोहफों की बौछार के बाद एक और तोहफा रक्षाबंधन का सभी प्यारी प्यारी बहनों को मिला। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की तरफ से मैं चाहूंगी कि बस जोरदार तालियों के साथ इस तोहफे के लिए अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और कल जब समाचार पत्रों में ये खुशखबरी जब बहनें पढ़ेंगी, वो वाकई में दिल से शुक्रिया अदा करेंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। ये पहली बार हुआ है, वाकई में पहली बार हुआ है हमारे लखनऊ में नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि इतिहास में। और आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने समापन सोपान की तरफ चलते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर आमंत्रित करना चाहूंगी परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं प्रबंध निदेशक परिवहन निगम श्री पी गुरु प्रसाद जी को तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय परिवहन मंत्री जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, सम्मानित विधायकगण और जनप्रतिनिधिगण, अध्यक्ष परिवहन निगम, प्रमुख सचिव परिवहन व इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया बंधु, उपस्थित सज्जनों, महोदय, आज आपने बहुमूल्य समय देकर परिवहन विभाग को हमें बहुत मार्गदर्शन किया है, उत्साहवर्धन किया है। यहाँ कार्यक्रम के पूर्व एक बैठक में भी बहुत महत्वपूर्ण निर्देश आपने दिया है। मुख्य रूप से आपने सभी गांवों को संपर्क मार्गों से जोड़ने के लिए सुरक्षित सड़क सुरक्षा बिंदु पर एवं बेहतर परिवहन सुविधा